हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हम इतना खुश क्यों हैं बताओ तो। आपके सोशियोलॉजी सिलेबस के जो पार्ट बुक 1 है उसके हम चैप्टर्स 1, 2, 3, 4 फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 5 का पार्ट 1 भी हो गया है। अगर आपने नहीं देखा हो या फिर से देखना चाहते हो, गो टू यूट्यूब, प्रेस के कोशिश, प्लेलिस्ट निकालिए और मस्ती से क्लास 11 सोशियोलॉजी के वीडियोज़ देखिए, ज़रूर देखना। पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया, 1, 2, 3 एंड 4। और आज बारी है पार्ट 2 की, जिसमें हम देखेंगे फील्ड वर्क और उसके मेथड्स, क्षेत्रीय कार्य और उसकी पद्धतियाँ। देखो पहले पहले क्या होता था, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जब स्टडी करना चाहते थे वो लाइब्रेरी चले जाते थे, दूसरों के लिखे किताब निकालते थे और उसमें मन लगाकर पढ़ते थे उसको। 1920 से लगा कि ये कंप्लीट नहीं है, इसमें हमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फील्ड वर्क बिल्कुल करना बहुत ज़रूरी है। सहभागी प्रेक्षण बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या है कि आप फील्ड में जाओ, लोगों के साथ उठो बैठो, उनके साथ खाना पीना करो, उनके साथ उनके कल्चर, उनकी सारी जो सामाजिक रीतियाँ हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होगा कि आप एकदम इंसाइडर बन जाओगे, इंसाइडर की तरह आप समझोगे कि वो समाज में क्या होता है और लंबी अवधि पर उस समाज की स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। बढ़िया है ना, अच्छा मेथड है ना ये। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम डीप स्टडी करेंगे ये तो पूरे यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से में ही करेंगे ना, पूरे यूनिवर्स में तो डीप स्टडी नहीं कर सकते। तो ये जो रिजल्ट निकलेंगे ये शायद पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये कैसे हम बताएं कि ये बिल्कुल प्योर जो लोगों ने कहा है वही है, या इसमें जो रिसर्च वर्कर हैं उनकी कुछ आइडियाज़ आ गई हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं। ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। थर्ड है कि जो फील्ड वर्क होता है ना ये नॉर्मली वन साइडेड होता है। जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर है, वो सवाल पूछते हैं, रिस्पोंडेंट अपनी भाषा में जवाब देते हैं, फिर रिसर्चर उसको फिर से ट्रांसलेट करके उसका आंसर लिखते हैं। तो शायद लिखते वक्त कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ गैप्स भी आ सकती हैं। इसलिए इसका सुझाव दिया गया है कि जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रिपोर्ट आएगा उसका लोकल लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेट किया जाए, इसका पब्लिश किया जाए और फिर लोगों को पढ़ाइए और उनसे पूछिए ये सही है ना, फिर वो बता देंगे। अब मेथड्स ऑफ फील्ड वर्क को भी हम देखते हैं कितने तरीके से होता है। जो सबसे कॉमन तरीका है उसको हम कहते हैं सर्वेज या सर्वेक्षण। इसका प्रयोग केवल शैक्षिक विषयों के लिए नहीं, अनेक गैर शैक्षिक विषयों के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल फोरकास्टिंग इलेक्शन रिजल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जाम्पल नोइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, किसकी कितनी ज़्यादा जनप्रियता है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। नॉर्मली जब रिसर्च होता है ना तब एक बड़े ग्रुप जाती है सर्वे करने के लिए। उसमें मेंबर्स होते हैं, एक तो रिसर्चर होते हैं अनुसंधानकर्ता, उनके हेल्पर होते हैं और होते हैं रिस्पोंडेंट्स। और कैसे वो प्रश्नोत्तर करते हैं ये भी अलग अलग तरीके हैं। मौखिक भी हो सकता है, दूरभाष टेलीफोन द्वारा भी हो सकता है, मेल में मिले क्वेश्चनियर उसको भर भी सकते हैं, कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। और कभी कभी ये तो आपने देखा ही होगा, आपके फ़ोन पर भी आता होगा, डिजिटल लिंक आया है, सर्वे करिए जी हमारे, आप हमसे कितने खुश हैं। आप लिंक क्लिक करिए, वेबसाइट में जाइए और रिस्पॉन्स भर दीजिए। तो इन मेथड्स को एक बार फिर से देख लो। चलो अब हम देखेंगे सर्वेक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेज। नंबर 1 प्रिंसिपल है कि ऑडियंस को बढ़िया तरीके से स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? लिंग के बेसिस पे, आयु के बेसिस पे, वर्ग स्टेटस के बेसिस पे, परिवार के बेसिस पे, गांव का एक नक्शा, मैप ऑफ विलेज और उसमें कौन से घर कहाँ पे लगे हुए हैं इसके बेसिस पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे होता है। अब स्ट्रैटिफिकेशन तो हो गया, अब हमें इसमें से सैंपल लेना है। याद रखना कि सैंपल न प्योर चांस पर आधारित होना चाहिए। इसको कहते हैं रैंडमाइजेशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। संभाविता पर आधारित है, यादृच्छिकरण। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी आपने लॉटरी का टिकट खरीदा है? करोड़ों लोग खरीदते हैं पर करोड़ों में से एक का ही भाग्य चमकता है। ये एक कौन है कोई नहीं जानता। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका एक बड़ा ऑडियंस है, इसमें आप किसको सर्वे करेंगे ये कोई नहीं जानता। ये पूरा रैंडम होना चाहिए। गॉट इट नो? समझ गए ना इसको? तो अब देखो इन सर्वेज के इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हम देख लेते हैं। अगर आपके पास समय और धन ये दोनों कम है और आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है तो आपके लिए सर्वे ही बेस्ट मेथड है।
सेकंड पॉइंट है कि कभी कभी ना जनगणना या सेंसस नहीं संभव नहीं होता। उस समय पूरे जनसंख्या के अध्ययन आप कैसे करोगे, इसलिए सर्वे ही तरीका हो जाता है। सर्वेक्षण की कुछ सीमाएं भी होती हैं। जो हम इतने बड़े सर्वे करते हैं, इसमें सब उत्तरदाताओं से इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले सकते ना, टाइम की कमी है, समय की कमी है। नंबर 2, सर्वेक्षण में हम कैसे क्वेश्चन पूछें। अगर हम बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन पूछे, अजनबियों के बीच तो हम पूछ ही नहीं पाएंगे और ना ही हमें उत्तर मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चंस भी ऐसे होने चाहिए कि लोग उसका सहज से आंसर दे सकें। और तीसरा नंबर है कि जो क्वेश्चनियर है वो एकदम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही संरचित, स्ट्रक्चर्ड, इनफ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उसमें ऊपर नीचे कुछ ना हो सके। पर कभी कभी सर्वेयर वो भी कर देते हैं ठीक तरह करने के लिए, कभी कभी ऊपर नीचे भी कर देते हैं। तो ये सारी सीमाएं आ जाती हैं। समझ गए इस बात को ना? चलो अब हम सेकंड मेथड देखें जो फील्ड वर्क का, उसको हम कहते हैं इंटरव्यूज़। इंटरव्यू क्या होता है? एक साक्षात्कारकर्ता और एक उत्तरदाता, इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट, इनके बीच में एक डायलॉग, एक बातचीत। इसके जो प्रमुख लाभ क्या है कि ये बहुत लचीला होता है। देखो सर्वे में हमने कहा था ना, एकदम स्ट्रिक्ट क्वेश्चनियर होना चाहिए, ऊपर नीच कुछ नहीं हो सकता, बट ये बिल्कुल लचीला हो सकता है। ये देखो इस बिल्डिंग को देख रहे हो, अब इतना भी लचीला नहीं, पर लचीला जरूर होना चाहिए। लचीला मतलब क्या कि प्रश्नों को आप न पुनर्निर्मित दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से आप क्वेश्चन को बोल सकते हैं। प्रश्न के सीक्वेंस, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, प्रश्न क्रम को चेंज कर सकते हैं, और किस प्रश्न पर कितना टाइम आप बिताओगे इस पर भी आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। पर याद रखना, ये ना एक अनस्टेबल, एक अस्थिर प्रारूप है, और ये ना अच्छा चला तो अच्छा, बहुत बढ़िया, और नहीं अच्छा चला तो एकदम इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। इसको बिल्कुल याद रखना। साक्षात्कार की अनेक टेक्निक होती हैं। देखो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो साक्षात्कार ले रहे हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी होता है। तो एक फॉर्मेट ये होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, देख रहे हो आप। दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कि पूरे सेट क्वेश्चंस है, एक के बाद एक पूछ रहे हैं। तीसरा होता है वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करना। चौथा होता है कि खूब नोट्स लो ड्यूरिंग इंटरव्यू। और पांचवा होता है बिल्कुल नोट्स मत लो, अपनी मेमोरी पे रिलाई करो और बाद में आप रिपोर्ट लिखो। तो इन 5 तरीकों को एक बार फिर से देख लो। तो मेरे दोस्तों, फील्ड वर्क के मेथड्स को आप समझ गए ना? आपको अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो पहले इस वीडियो को देखो, फिर चैप्टर को पढ़ो, फिर एक बार वीडियो को देखो, 5 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पक्का पक्का। और आप खूब सारे एग्जाम्पल्स के साथ लिखना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया, इस तरीके से लिखना, बिल्कुल बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।